बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे से डिस्कस कर रहे थे। उसके कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शो की जाती हैं, क्या उसका फॉर्मेट है, उसके बनाने के क्या मेथड्स हैं। तो आज हमने प्रैक्टिकली वो एक कैश फ्लो स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपको भी स्क्रीन के ऊपर एक कंपनी की इनकम स्टेटमेंट नज़र आ रही है एक साइड पे, और दूसरी साइड पर आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट नज़र आ रही होगी 2011 की, और ये साथ ही 2010 की बैलेंस शीट का डाटा में गिवन है। इसके बाद नीचे आपको ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी नज़र आ रही हैं, और लास्ट में उसने लिखा हुआ है कि प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट रिपोर्ट्स इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। आपने इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ करते हुए आपने एक कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करके देनी है इस डाटा की मदद से। तो स्टूडेंट, इनडायरेक्ट मेथड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब आप स्क्रीन पे अगर देखें तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का सलूशन भी नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले हमेशा याद रखें, जब भी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो उस कंपनी का नाम लिखेंगे जिस कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बनाने जा रहे हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग प्लेस की जाती है उस स्टेटमेंट का नाम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, और लास्ट में उसकी डेट लिखी जाती है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011, जैसे कि इसकी डेट थी। अब हमने स्टार्ट करना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ये सबसे पहले आप हेडिंग के तौर पर इसको लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर उसने स्टार्ट किया है इनकम बिफोर टैक्सेस से। इसको दोनों तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, इनकम बिफोर टैक्सेस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नेट इनकम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी दोनों मर्जी है, ऑप्शन है, आप जिस तरह से भी इसको लेकर चलना चाहें कर सकते हैं। इसका जो डिफरेंस है वो आगे मैं बता दूंगा, इससे फ़र्क क्या पड़ता है। ये लिखने के बाद आप नेक्स्ट लिखेंगे एडजस्टमेंट टू रिकनसाइल नेट इनकम टू नेट कैश फ्लो प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। यानी अब आप अपनी नेट इनकम को कैश फ्लो स्टेटमेंट के मतलब ऑपरेटिंग कैश फ्लो के लिए रिकनसाइल कर रहे हैं। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हमने देखा था कि आपने दो चीज़ें देखनी है कि आपके एसेट्स, करंट एसेट्स जो इंक्रीज़ हो रहे हैं और कौन से डिक्रीज़ हो रहे हैं। फिर आप देखेंगे कौन सी आपकी करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं और कौन सी करंट लाइबिलिटीज़ आपकी डिक्रीज़ हो रही हैं, और ये आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट के डाटा से पता चलेगा। अब ये देखिए, सबसे पहले जो आपके करंट एसेट्स इंक्रीज़ होंगे उनको आप माइनस करेंगे। अब ये देखें, यहाँ पर जैसे कि शो किया गया रिसीव इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल। तो स्टूडेंट्स, ये बैलेंस शीट थी, ये अकाउंट रिसीवेबल है 2011 के 65,000 और पिछले साल 2010 के 49,625 के हैं। इट मीन्स आपके करंट एसेट्स इंक्रीज़ हुए। इसी तरह इन्वेंट्री देखें, इसी तरह इन्वेंट्री 2,52,500 थी, फिर 2,73,750 हुई, ये भी आपके पास इंक्रीज़ हो रही है। इसके बाद देखें प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके पास आ रहे हैं, इनका भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आप चेक कर लेंगे। इक्विपमेंट आपके क्या है, फिक्स एसेट है, इनको हम यहाँ पर डील नहीं करेंगे। जो करंट एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं उनको यहाँ पर आपने माइनस करना है। तो स्टूडेंट, अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ हुए, उनके गिर्द ब्रैकेट लगाई। ये ब्रैकेट इसी बात की निशानदेही है कि आपके करंट एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे थे और इनको माइनस कर दिया है। इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री को भी माइनस कर दिया। डिक्रीज़ अब आ गया, आपके अकाउंट रिसीवेबल जो थे वो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो आपके डिक्रीज़ हो रहे हैं। ये जैसे कि आपको यहाँ पे भी ये नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट, आपके पिछले साल 6,250 थे, अब के साल में बचे 5,375। तो ये आपके पास जो है ये आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं। इस वजह से अब इनको उल्ट करना है, डिक्रीज़ इन प्रीपेड एक्सपेंसेस को ऐड करना है, इसलिए इनके गिर्द कोई ब्रैकेट भी हमने नहीं लगाई। अब इसके बाद अब हम चलते हैं अपनी करंट लाइबिलिटीज़ की तरफ। करंट लाइबिलिटीज़ में अगर हम देखें तो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ आ रही थी, ये आपको नज़र आ रहा है अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल आपके पास डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो अब इसका जो डिक्रीज़ है वो आपने क्या करना है, माइनस कर देना है। करंट एसेट्स का इंक्रीज़ माइनस किया था, करंट लाइबिलिटीज़ का डिक्रीज़ माइनस करना है। जितने से डिक्रीज़ हुई उनको माइनस कर दिया। इसके बाद आपको इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गिवन होगा उसको आप यहाँ पर ऐड करेंगे,
और कोई भी फिक्स एसेट बेचने के ऊपर अगर लॉस होता है तो वो लॉस ऐड होगा और अगर गेन होता है तो उसको माइनस किया जाता है। ये दोनों चीज़ें आपको ये इनकम स्टेटमेंट में नज़र आ रही हैं। ये आपको स्टूडेंट लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट गिवन है 5125 का, और यही आपकी पहली एडजस्टमेंट भी गिवन है। इसके बाद देखें आपको पास डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 18,750 गिवन है। इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर हमने ऐड कर दिया सिंपली। अब ये जो इतनी भी आपकी प्लस माइनस एक्टिविटीज़ आई हैं, अब माइनस ज़्यादा है तो माइनस का आंसर आ जाएगा, अगर प्लस ज़्यादा है तो प्लस का आंसर ज़्यादा आ जाएगा। तो हमारे पास माइनस की एक्टिविटी ज़्यादा थी। आप 15,375, 21,250, 28,550 500 को ऐड करें और इसमें से पॉजिटिव फिगर 875, 18,750 और 5,125 को माइनस कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस में 40,375। इसके गिर्द ब्रैकेट लगाकर आप यहाँ पर शो कर देंगे। इसको हम कहेंगे कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद इनकम टैक्स जो पे किया होगा उसको यहाँ से सिंपल माइनस कर दें। स्टूडेंट अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इनकम बिफोर टैक्सेस से तो इनकम टैक्स पेड को यहाँ पे माइनस करना है। अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नेट इनकम से फिर इसको यहाँ पर माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस करने के बाद जब आंसर आ रहा है वो आपके पास पॉजिटिव का आंसर क्रिएट हो रहा है और वो कहला रहा है, मैं दोबारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये 40,375 माइनस का, ऊपर इनकम बिफोर टैक्सेस 85,875 की पॉजिटिव थी, इनका नेट बना 45,500। इसमें से इनकम टैक्स माइनस करें 12,125 का तो आपका आंसर नेट आ जाएगा 33,375 विच इज कॉल्ड नेट कैश फ्लो प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसके बाद स्टूडेंट दूसरा पोर्शन हमारा स्टार्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले आप देखेंगे कि आपने कौन सा फिक्स एसेट जो है सेल आउट करके आपने कैश हासिल किया। तो स्टूडेंट इसके लिए ये देखें बी पार्ट आपको नीचे गिवन है, ये एडजस्टमेंट के अंदर सोल्ड इक्विपमेंट कॉस्टिंग विद अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन फॉर कैश 13,625। ये आपको इक्विपमेंट बेचने से कैश रिसीव हो रहा है, इसको यहाँ पे पॉजिटिव में हमने शो कर दिया। इसके बाद अगर कोई चीज़ फिक्स एसेट में खरीदी है और उसके लिए जो कैश पे किया है उसको यहाँ से माइनस करेंगे। स्टूडेंट इसके लिए देखें ये आपको एडजस्टमेंट सी में नज़र आ रहा है, परचेज्ड इक्विपमेंट 96,375 एंड पेइंग 25,000 कैश। इसमें से 25,000 रुपया जस्ट आप कैश के तौर पे पे कर रहे हैं, इसलिए इस कैश पे को हमने यहाँ पे माइनस किया। अब 13,625 और 25,000 का नेट आंसर ले लें तो नेट आंसर माइनस में आ रहा है 11,375, इसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब हमारे पास दूसरा पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका। अब तीसरे पोर्शन पे मूव करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें स्टूडेंट देखें कैश बारोड में ये डी पार्ट आपको नजर आ रहा है, बारोड 3,750 कैश बाय साइनिंग अ शॉर्ट टर्म नोट पेएबल। आपने बारो किया अमाउंट हासिल किया शॉर्ट टर्म नोट की मदद से, कैश इन हुआ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है इसलिए प्लस लिख दिया। इसके बाद स्टूडेंट देखें आपने कैश पे किया लॉन्ग टर्म डेट्स के लिए, ई एंट्री के अंदर लिखा हुआ है 31,375 कैश टू रिड्यूस द लॉन्ग टर्म नोट्स पेएबल। कैश पे कर रहे हैं इसलिए इसके गिर्द माइनस लगा के यहाँ पे शो कर दें। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें आपको एफ एंट्री में नजर आ रहा है कि 2500 के शेयर आप इशू कर रहे हैं और एक शेयर है आपका 18 रुपीज़ का, मल्टीप्लाई करने से अमाउंट आएगी और कैश इन हो रहा है इसलिए इसको यहाँ पर पॉजिटिव में शो किया 45,000 की अमाउंट के साथ। और लास्ट में देखें आपकी लास्ट एंट्री है डिक्लेयर किया डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर करें, डिविडेंड पे करेंगे, आपके पास से कैश डिक्रीज होगा इसलिए 62,125 को भी हमने ब्रैकेट लगा के यहाँ पे माइनस में शो कर दिया। स्टूडेंट्स अब आपके पास तीनों कैश फ्लोज आ चुके हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ 33,375, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 11,375, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ नेगेटिव 44,750। इन दो नेगेटिव की अमाउंट्स हैं बड़ी हैं, इन दो नेगेटिव की अमाउंट्स को आपस में ऐड करके प्लस वाली एक अमाउंट जो है 33,375 की उसको यहाँ से माइनस कर दें तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 22,750 का विच इज कॉल्ड द नेट। माइनस में आंसर है इसलिए इसको कहेंगे नेट डिक्रीज इन कैश। ये कैश के अंदर नेट डिक्रीज मारा हुआ है। इसके बाद देखेंगे हम 2011 के स्टार्ट में हमारे पास कैश क्या था। तो स्टूडेंट ये आपको 2010 की
बैलेंस शीट से नज़र आएगा कैश का बैलेंस आपको नज़र आ रहा है 76,625 का, उसको यहाँ पे हमने प्लस कर दिया और हमारे पास ये प्लस की अमाउंट और ऊपर 22,750 की माइनस की अमाउंट, नेट आंसर लें तो हमारे पास पॉजिटिव का आंसर आ रहा है 53,875। ये आपका क्लोजिंग कैश कराएगा और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट 2011 की बैलेंस शीट के से मैच करना चाहिए। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर मैच कर रहा है, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है, इसमें कोई किसी किस्म की मिस्टेक नहीं है। स्टूडेंट इसके बाद लास्ट पोर्शन जो होता है, हमने अपनी नॉन कैश इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को एंड पे रिपोर्ट करना है। तो स्टूडेंट ये देखें, आपके पास क्वेश्चन की सी पार्ट में था कि आपने 96,375 का एसेट खरीदा, 25,000 कैश पे कर दी थी। स्टूडेंट इसमें तो कैश पे हो रहा है, माइनस हो रहा है। अब एसेट खरीद रहे हैं लेकिन उसके अगेंस्ट रिमेनिंग अमाउंट के लिए आप एक लॉन्ग टर्म जो है वो बॉन्ड साइन कर रहे हैं। तो आपकी ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ गई है, इसमें ओवरऑल कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है बैलेंस की अमाउंट के लिए। तो ये आपकी नॉन कैश फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाएगी, जिसको एंड पे रिपोर्ट किया गया है। परचेज इक्विपमेंट फॉर 96,375 बाय साइनिंग आ 71,375 लॉन्ग टर्म नोट पेएबल एंड पेइंग 25,000 इन कैश। कैश तो हमारा 25,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज था, इस वजह से उसको ऊपर शो कर दी है। लॉन्ग टर्म नोट आप जो साइन कर रहे हैं 71,375 का, ये आपकी नॉन कैश इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी थी, इसको हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। स्टूडेंट यहाँ तक तो हमारे पास पहली जो प्रॉब्लम थी वो कंप्लीट हो जाती है कि इसको हमने इनडायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर करना था कैश फ्लो स्टेटमेंट को, वो हमने कर दिया। इसके बाद इसकी दूसरी जो प्रॉब्लम है उसमें उसने कहा कि इसी डाटा को यूज़ करें, इसी डाटा को यूज़ करें और इस डाटा की मदद से आप कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनाएंगे और वो आप डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। स्टूडेंट्स ये बात हमने अपनी डिस्कस की हुई है कि जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में फ़र्क कहाँ पे है, सिर्फ पहले सेक्शन में फ़र्क है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। रिमेनिंग सारी स्टेटमेंट सेम है, डिटो कॉपी है, आप सेम लिख देंगे। अब सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को हम अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम में चेक करते हैं किस तरह से डायरेक्ट मेथड में लेकर आते हैं। स्टूडेंट इसके लिए भी उसी तरह हेडिंग है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो स्टूडेंट इसमें तीन चीज़ें होती हैं मेजरली, उनको हमने डील करना होता है। इसमें नंबर 1 होता है कि कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर को कैलकुलेट करें, कैश पेड फॉर मर्चेंडाइजेस को लें, कैश पेड फॉर अदर एक्सपेंसेस को लेना है। ये हमने तीन एक्टिविटीज़ की कैश जो नेट है उसको लेकर यहाँ पर आना है। स्टूडेंट कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स के लिए आपको ये सपोर्टिंग कैलकुलेशन नीचे नज़र आ रही है, इसका फार्मूला गिवन है। सेल में से आप माइनस करेंगे इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, जो अकाउंट रिसीवेबल में इजाफा हुआ है, इंक्रीज हुआ है, उसको सेल की अमाउंट से माइनस कर दें। स्टूडेंट आप देखें इनकम स्टेटमेंट में आपको ये सेल्स गिवन है 49,625 की, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आप उधर कैलकुलेट कर चुके थे, ये आपको यहाँ पे दोबारा मैं शो करा रहा हूँ। इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल पहला आइटम है, इंक्रीज जो था वो 15,375 का था। इसी को यहाँ पे अब आप यूज़ कर लें तो आप ये पहली सपोर्टिंग कैलकुलेशन में इसको पुट करके अपना आंसर कैलकुलेट करें और ये आपका आंसर आ रहा है 4,80,875। ये आपका कहलाएगा कैश रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स। अब पॉजिटिव है, आ रहा है कैश, इसलिए इसके गिर्द कोई नेगेटिव साइन के लिए ब्रैकेट हमने नहीं लगाई। इसके बाद आता है कैश पेड फॉर मर्चेंडाइजेस। स्टूडेंट्स इसमें कैश पे करेंगे, कैश आउट हो रहा होगा, इसलिए इसके गिर्द ब्रैकेट लगाएंगे, जो भी आंसर हमारा कैलकुलेट होगा। स्टूडेंट्स 2 नंबर वाली सपोर्टिंग कैलकुलेशन में इसका फार्मूला की मदद से कैलकुलेट किया गया है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऐड करते हैं इंक्रीज इन इन्वेंट्री को और ऐड करते हैं डिक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल को। अगर ये स्टूडेंट्स डिक्रीज इन इन्वेंट्री होता तो माइनस हो जाता और इंक्रीज इन अकाउंट्स पेएबल होता तो यहाँ पे ऐड हो जाता। अब ये डाटा पे डिपेंड करेगा, आपका जिस तरह का डाटा है उसी के मुताबिक आप इसको डील करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको इनकम स्टेटमेंट से मिलेगी, इन्वेंट्री का इंक्रीज और डिक्रीज बैलेंस शीट पे से पता चलेगा और इसी तरह अकाउंट्स पेएबल का भी इंक्रीज और डिक्रीज आपको वहीं से बैलेंस शीट से पता चलेगा। ये दोनों कैलकुलेशंस आप डायरेक्ट मेथड में कर चुके हो, इनडायरेक्ट मेथड में की हुई हैं, उधर से भी आप डायरेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज को देख सकते हैं।
बहरहाल इसको जब सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ रहा है 2,99,750। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ऊपर हमने कैश पेड फॉर मर्चेंडाइजेस के लिए इसको शो कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा आइटम है कैश पेड फॉर अदर एक्सपेंसेस। स्टूडेंट इसमें भी कैश की पेमेंट होगी, कैश नेगेटिव में आएगा हमारे पास। तो इसके लिए क्या कैलकुलेशन है वो नीचे तीसरी सपोर्टिंग कैलकुलेशन में दिखाई गई है। अदर एक्सपेंसेस जो कि आपको इनकम स्टेटमेंट से मिलेंगे और डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है उसको यहाँ से माइनस कर दें, तो नेट आंसर इसका भी आप कैलकुलेट करेंगे और उसको वहाँ पे जाकर माइनस में लिखा 1,35,625 को। और जो कैश पेड फॉर इनकम टैक्सेस है उसको वो है ही नेगेटिव, पे कर रहे हैं, माइनस में जाएगा। और इन चारों अमाउंट्स का, 3 नेगेटिव की 1 प्लस की, नेट आंसर कैलकुलेट करें तो नेट आंसर आपका पॉजिटिव में आ रहा है 33,375। स्टूडेंट ये वही आंसर होगा जो इनडायरेक्ट मेथड में आपने कैलकुलेट किया था। ये देख सकते हैं आप इनडायरेक्ट मेथड में नेट कैश फ्लो प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटी 3,375। तो ये आइडेंटिकल आंसर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका आइडेंटिकल आंसर आ गया। इसके बाद रिमेनिंग सेम वही चीज़ आपने डिटो कॉपी कर देनी है जो आपकी इनडायरेक्ट मेथड में थी और अपना आंसर कैलकुलेट कर लेना है। तो स्टूडेंट सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में ये फ़र्क है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। हाँ, इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, उनको अकॉर्डिंगली इसी तरह से फार्मूलाज की मदद से ऐड करेंगे। मैं दोबारा एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि पहली सपोर्टिंग कैलकुलेशन में लिखा हुआ था सेल्स माइनस इंक्रीज इन रिसीवेबल, और अगर ये डिक्रीज इन रिसीवेबल होता तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐड हो जाना था, उसके अपोजिट बात आपने कर लिया करनी है। तो स्टूडेंट्स ये आज मैं आपको जस्ट 2 प्रॉब्लम्स ही सॉल्व करवा रहा हूँ। इन 2 प्रॉब्लम्स को आपने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, मसला आए, तो कल से पहले आप मुझे इसका व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास का लेक्चर से पहले उसका आंसर करूंगा और फिर आगे हम मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मान अल्लाह।